तो नैला गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। आप सबको देखिए, बात सुशील भाई ने आपको बता दिया कि ये बुखार जो है आपका अगले महीने फिर आने वाला है। ज्यादा करोगे मई, इसके फरवरी के एंड में आ जाएगा या मार्च की 10 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। उस बुखार में अगर आपने गलत इलाज कर लिया, अगर आपने सादा पानी पी लिया, अगर आप आईसीयू में भर्ती हो गए, अगर आपने ज्यादा एंटीबायोटिक खा ली, तो कन्फर्म है आपको नुकसान होना जैसा पिछली दूसरी लहर में होया। ये तय है और इस बात का इन लोगों को मालूम था। इसी का फायदा उठाया इन लोगों ने। मीडिया की मदद से जो प्रोपेगेंडा रचा गया और लोगों के दिमाग को इस तरह से काबू कर लिया गया कि आप सोचने समझने की क्षमता ही खो दें और फिर उसके बाद जो ये कहें वही सच लगने लग जाए। भाई, एक आदमी जो रोज समाज में बैठता है, उठता है, लोगों से बात करता है, समाज में और बातें करता है, उस आदमी को अगर घर में कैद कर दिया जाए और जबरदस्ती टेलीविजन के ऊपर अपना प्रोपेगेंडा दिखाया जाए, तो आप तो उसी चीज को सच मानने लग जाओगे, क्योंकि 20-22 दिन 25 दिन का शुरुआत में आपको लॉकडाउन दे दिया गया और ये एहसास दिला दिया गया कि बाहर निकलोगे तो आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है और आपकी जिंदगी खतरे में है। इस पूरे सिस्टम के दौरान हम लोगों को कुछ आदतें डाली गई। वो आदत हमने आज तक नहीं छोड़ी। ये पता चल चुका है कि क्या क्या चीजें नुकसान की थी, लेकिन फिर भी कुछ आदतें अपनी साथ साथ हम लोग ढो रहे हैं। उसमें एक बड़ी आदत है टेलीविजन देखने की, दूसरी बड़ी आदत है मोबाइल पर लगे रहने की। हमारे बच्चों को जब ऑनलाइन शिक्षा दी गई तो सबसे पहले एक सेमिनार हुआ था, ऑनलाइन ही सेमिनार हुआ। उसमें कहने लगे कि देवेंद्र, तेरे को आकर के उस सेमिनार के अंदर अपना वक्तव्य देना है और बताना है कि ऑनलाइन शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर थे, बड़े बड़े उसके अंदर कुछ समाज सेवी थे, कुछ नेता थे, कुछ पत्रकार थे और शिक्षक भी थे। एक अकेला मैं ऐसा आदमी था उस टाइम पे, जब पूरे के पूरे पैनल के अंदर, जिसने ये कहा था कि मैं ये कहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान चाहे आपके स्कूल बंद रहे 6 साल, लेकिन अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन की आदत कभी मत डालना। उस वक्त सबने मुझे क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना डाले, इतने दिन स्कूल बंद रह गए तो बच्चे का कितना नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, तुम जब स्कूल चल रहे थे तब कितने फायदे हो रहे थे थारे बच्चों को, तब क्या कर रहे थे? आपके स्कूलों में कितने ही बच्चे पढ़ते हो, आपके मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे कि अगर 100 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो किसी एक बच्चे को जिंदगी का रास्ता मिलता था। ज्यादा करोगे 2 को मिल जाता था, 3 को मिल जाता था। ऐसा थोड़ी था कि आप समाज सारा का सारे बच्चों को रास्ता दिखा रहा हो। तो आपकी पहले जो एजुकेशन थी वो भी कचरा ही थी और उसी कचरे को एक नए कचरे में डाल के, जिसको मोबाइल कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, आप अपने बच्चों को परोस रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों की जिंदगियां बहुत खराब होने वाली हैं। उनकी आंखें भी खराब हुई, उनके कईयों के आंखें टेढ़ा हो गई, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए, बच्चे जिद्दी हो गए, कहना मानना बंद कर गए, याददाश्त कमजोर हो गई, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। और उनके ऊपर रोज उनके मटेरियल, जो आप देखोगे कि जब भी हम कोई गूगल पे हम डालते हैं तो वो आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगता है जब शुरुआत करते हैं। तो उनको ये मालूम है कि इस मोबाइल के अंदर 8वीं क्लास का सिलेबस चलता है, इस मोबाइल में 10वीं क्लास का सिलेबस चलता है। तो जिस क्लास का सिलेबस चलता हो, उस उम्र के बच्चे को जो भी चीज पसंद आती हो वही चीज उसके अंदर चलती रही और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बच्चों के सामने कभी वीडियो गेम आ गई, कभी उसके सामने अश्लील सामग्री आ गई, कभी कुछ और आ गया और वो बच्चे हमारे इस तरह से हो गए कि आज का टाइम ऐसा हो गया कि ना तो अब वो पढ़ने लायक बचे, ना वो समाज में बैठने लायक बचे, ना वो खेलने लायक बचे और ना ही कुछ नया सीखने का उनका जी करता। अब उनका ये जी करता है कि स्कूल तो बंद ही पड़े रहे तो बहुत बढ़िया है, या इसी मोबाइल में बढ़िया है।
अब सोच के देखिए कि 2 साल से तो आपके बच्चे पहले से घरों के अंदर हैं और आने वाले 8 साल और स्कूल नहीं खुलने वाले अगर हम लोग नहीं बोले तो, क्योंकि 2030 तक का एजेंडा है ये। इसको चाहिए मतलब कुछ लोग इसको बीमारी समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये चीजें सरकार हमारे भले के लिए कर रही है, लेकिन आपको ये बता दे ये एक सोची समझी साजिश और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू सेव द अर्थ, धरती को बचाने के लिए। जिसने ये चलाया था वरुण बफेट, उसने कुछ साल पहले दुनिया भर के जो टॉप अमीर थे, जितने अमीर लोग थे उनको इकट्ठा किया। जैसे आज गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं चौपाल में, ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके अमीरों को, और उन्हें कहा कि भाई बहुत रुपये कमा लिया अपन है, मार दो रुपये का ओढ़ नहीं है, अपन एक काम करते हैं अब इस धरती को बचाते हैं। बोले भाई धरती ने खतरा किससे है? बोला धरती का तापमान बढ़ रहा है रोज की रोज, एनवायरमेंट खराब हो रहा है रोज की रोज, तो इसको बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कार्बन उत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करना होगा। तो बोले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करना होगा कैसे? भाई जो एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है संसार, उसको कम करना पड़ेगा। बोला पर वो कैसे रुकेगी भाई? वो बोला एक तो कोई भी चीज जलन नहीं देनी, जो कर अपना पराली वाला कानून आया था, याद है? वो उसी का हिस्सा था। आने वाले टाइम में गोसे नहीं जला पाओगे, लाकड़ी नहीं जला पाओगे, क्योंकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना आदमिया के सांस लेने से भी हुआ है। जब आप काटा हाँ और डांगरा के सांस लेने से भी हुआ है, तो इसका मतलब तो अगर दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना है तो लोगों के सांस भी कंट्रोल करने पड़ेंगे। अर्जुन सी कार्बन डाइऑक्साइड छोटा है, उल्टी उनते दुआ दो, और आने वाले टाइम में उनका सांस लेना ही रोक दो तो और बढ़िया है। तो भाई जब सांस नहीं लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, तो डांगरा का भी कर दो। अब उसके अंदर कितने लाख थे? वो भाई सांडो का वो था 10 लाख था, 5 लाख था। मेरे पास मैसेज आया और वो जालिया त्रिलोक, वो क्या कहता है कि अभी अभी मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख सांडों की नसबंदी करी है उन्होंने, कि वो आगे जो है जानवर पैदा ना कर पाए, आगे बड़द गाय या भैंस ना पैदा हो। मतलब वो करने जा रहे हैं, कहने का मतलब। और फिर याद करो 1970 के दौर में, उस वक्त 70 में जब इमरजेंसी आई थी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने आदमियां की करी थी नसबंदी। फिर देखोगे थोड़े दिन पहले आपके अब समझ में आ रहा होगा कि आपके जो खेत में बीज हैं उनकी भी नसबंदी हो रही है। जो आपका बीज है वो अगली बार बीज दोबारा फसल तो नहीं उगाता ना, बांझ होया पड़ा है बीज भी। तो मतलब आपके खेत का बीज भी की भी नसबंदी हो रही है, डांगरा की भी नसबंदी कर रहे हैं, और आदमिया की नसबंदी पहले वह कर चुकी है। तो ईब जो कुछ चल रहा है वो भी नसबंदी का हिस्सा हो सकता है। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब अभी मैं आपको बात बताऊंगा तो ये चीजें जुड़ती चली जाएंगी कि ओहो यो खेल तो यो चल रहा है। बोला भाई बीज जो है वो बांझ क्यों हो गए? सवाल ये खड़ा होता है कि बीज बांझ क्यों हो गए? तो पता लगा है कि यार खेती ने कंट्रोल कौन करा है, कौन आदमी है जो ये चाहते हैं कि खेती जो है वो उनकी मर्जी से हो। तो 2016 का नीति आयोग का बिल गेट्स का वो भाषण याद कीजिए, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, ना सुना हो तो मैं बता देता हूं, उसकी मोटी मोटी लाइन बता देते हैं। उस रिपोर्ट का नाम है प्रोग्रेसिव फार्मिंग, और उस प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पेज नंबर 21 के ऊपर ये लिखा हुआ है, भारत सरकार का दस्तावेज है, कि हम 2022 तक एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से हम करेंगे फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, मतलब बिना किसान के खेती। खेत में खेती करने के लिए किसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिंडी तोड़नी हो, भिंडी बोनी हो, आपको टमाटर लगाने हो या टमाटर तोड़ने हो, आपका ड्रोन आएगा, वो सेंसर से चेक करेगा कि यो टमाटर कच्चा है, अगले बजाओगा यो पक रहा है, उन्हें तोड़ेगा,
वो करेट में रखेगा, जब गिनती करके करेट में रख लेगा उसी टाइम एक नया ड्रोन आएंगे, वो दोनों ड्रोन उठा के उस करेट को अपना ट्रक में लोड कर देंगे। ऐसे ही बोने के लिए आपकी कैसी मिट्टी है, कितनी जमीन है, कितना बीज लगता है, कितने पेस्टिसाइड लगते हैं, कब कब पानी देते हो, इस बात की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपसे खट्टर साहब पिछले 2-3 साल से लेते भी आ रहे होंगे कि कौन सी फसल बोओगे बताना पड़ेगा, खेत में ट्यूबवेल कितने हार्स पावर का है, कितना पानी लागे है, उसका कितना बिल आवे है, वो कितना बीज आवे है, कितने उसमें पेस्टिसाइड लागे है, वो सारी जानकारी आप पहले से ही सरकार को देते आन लग रहे हो। तो यानी कि वो जानकारियां एक जगह कंप्यूटर के अंदर फीड होने लग रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर वो आपको चेक करेंगे कि भाई ये क्या सिस्टम था, भारत का इस जगह का किसान कैसे खेती करता था, ये कंप्यूटर देख लेगा और आने वाले टाइम में जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आपकी खेती होएगी जिसमें आपकी जरूरत नहीं है, आपकी सांस भी रोकनी है, आपकी जरूरत भी नहीं है, तो फिर आपका क्या हुआ है, किसी ने के ठेका ले रखा है। और आप इतने समझदार भी हैं कि आप बोलते भी नहीं है भाई, आप इतने समझदार हाँ कि भाई सरकार बहुत ताकतवर होती है, उसका आप पंगे नहीं ले सकते। यूं नहीं पता कि सरकार हमारे ही बच्चों के जरिए हमारे बीच आती है। भाई जो सरकारी कर्मचारी बैंक में नौकरी कर रहा है, या जो सरकारी कर्मचारी रोडवेज में नौकरी कर रहा है, या जो पुलिस में नौकरी कर रहा है, या जो फौज में नौकरी कर रहा है, वह सारे मारे तो बालक हैं। तो सरकार मारे तो बालक सरकार हैं, मारे जो आवे हैं ये आशा वर्कर आवे हैं या जो अस्पताल वाले आवे हैं, ये भी तो सरकार हमारे पास इन्हीं के जरिए आती है और ये मारे ही तो बच्चे हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम ही सरकार हैं। दूसरी बात, हम ये भूल जाते हैं कि भाई सरकार को ये निर्णय लेने की ताकत हमारी वोट ने दे रखी है। हम ये भी भूल जाते हैं कि सरकार चलाने के लिए, मोदी जी के 8,000 करोड़ रुपए का जहाज चलाने के लिए, उसके मोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए, डीसी की तनख्वाह निकालने के लिए, छोटे से छोटे एक कर्मचारी की तनख्वाह निकालने के लिए जितने खर्चे होते हैं वो जनता के पैसे से ही होती है, यानी जनता का ही टैक्स का पैसा वो इस्तेमाल करते हैं। अगर जनता नहीं है तो इनके पास क्या है, ना ताकत है ना। हमने ही तो अपनी सारों मिलकर अपनी ताकत इनको दी थी डिसीजन लेने की कि तुम लोग निर्णय लेना जब भी कोई हमारे पास हमारे से दिक्कत आए। लेकिन दिक्कत तो ये है कि आप अपने 7 साल का तजुर्बा यहां रखिए मेज के ऊपर, आपको पता चलेगा आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है यहां जो जितने लोग बैठे हैं ये जागरूक लोग हैं। जो जागरूक नहीं है उन्हें तो बेरा ही नहीं के हो रहा गांव में, पर आप जागरूक लोगों में से भी कितने लोगों ने सरकारों को अपने गांव की प्रॉब्लम मेल करी हो या चिट्ठी लिखी हो, बोली नहीं, अपनी चपाट में बैठने की बात नहीं हो रही, लिख के बताना होता है सरकार को। आपका अगर कोई मंत्री घर का रिश्तेदार भी हो ना और उससे भी जाकर अपना कोई दिक्कत कहोगे तो सबसे पहले वो आदमी ने कहेगा उड़े लिखवा दे या फिर उड़े लिख के दे दे एप्लीकेशन अपनी। ऐसे ही होता है ना। तो आपा ने कितनी का एप्लीकेशन दी है, अपन बेरा है। इसका मतलब सरकार ये कहती है कि आप में से किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कदे कुछ लिखा ही नहीं आपने, कदे बताया ही नहीं कि हमारा यह दिक्कत है, हमारे स्कूल में यह चीज चाहिए है, हमारा अस्पताल में यह चीज चाहिए है, हमारे परिष में यह चीज चाहिए है, हमारे गांव में यह चाहिए है, सरपंच ये गड़बड़ कर रहा है, एमएलए ये गड़बड़ कर रहा है, अपन ने सरकार ने बताया ही नहीं कदे। या कोई पुलिस वाला कर रहा है, या कोई गांव में चरस का धंधा चल रहा है, या नशे का धंधा चल रहा है, या कोई हथियार ले रहा है, या कोई डरा रहा है, या कोई पुलिस वाला गलत काम कर रहा है, या भ्रष्टाचार हो रहा है किसी दफ्तर में, या अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, या स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कदे आपने कितनी कंप्लेंट लिखी सरकार को अपन बेरा है। अगर जागरूक लोगों ने ही नहीं बताया सरकार को हमें दिक्कत क्या है, तो सरकार अपने लिए करेगी क्या? इससे अगली कहानी सुनोगे आप कि भाई सरकार ने बेड़ा लाग गया कि लोग आपस में, पहली बात तो लोग इतने जागरूक हैं, दूसरी बात सरकार ने पता लग गया कि इन तो कदे उलझा लो। ये तो पछला सरपंच का इलेक्शन था ना, अग बोला आ जा परिष में बलारा साहब आ रहे हैं, बात कर ला, बोला उसमें जा कर दे हम
परली जाटाली परिस में कौन जानते, बामनाली में कौन जानते, चमाराली में कौन जानते, बाल्मीकि में कौन, कोई सी में भी मतलब बोलो उसमें हमने जा बोला क्या था बोला हुआ इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े थे पक्ष बोलो बात तो 5 साल हो लिया बोला क्या हो गया अगली बार मरोड़ काटेंगे उनकी मरोड़ के ऊपर काटेंगे बस इलेक्शन में उनकी खिलाफत करके। मुद्दों पे कभी हमने बात नहीं करी, मुद्दों पे हमने कभी चर्चा नहीं करी। बच्चों के लिए अभी तक हम मुझे घूमते हुए समाज के अंदर घूमते हुए 6 साल तो हो गए कति इसे कि मैं घराए मशा बड़ू हूं 6 साल तो, और उससे पहले हफ्ते में 2-3 दिन भी लगा दिया करूं था, 4 दिन भी लगा दिया करूं था, 1 दिन में भी काम चल जाया करे था। लेकिन पिछले 9 साल में 2013 के बाद लगातार समाज में मैं उतर के इस चीज के ऊपर काम कर रहा था एजुकेशन पे। मुझे वहां एक चीज समझ में आई कि गांव का आदमी कद्दे भी बैठ के अगली पीढ़ी की बात नहीं करता। एक भी आदमी बात करे है सरकार कितनी बूंदी है, कौन सी पार्टी में क्या कमी है, कितना भ्रष्टाचार, बात करे बस ठीक क्यों करना है, इस पे कद्दे चर्चा नहीं होती। गाड़ देने का काम बहुत बढ़िया है अपना, बढ़िया है अपन, बुराई बहुत बढ़िया करनी आवे है, लेकिन सुधार पे काम नहीं करना आता। सुधार पे काम करने चल रहे हैं, मैं करूंगा सुधार पे काम करने चल रहे हैं तो मेरे वर्गा कोई आदमी, मेरे वर्गा कोई एंडी हो गए नु कहते हैं बोला आपा बदलांगे समाज में जाके, और फिर बनावे है वो संगठन 8-10 लोगों का, हाँ जी, फिर वो संगठन तैयार करे है। उस संगठन में क्या हुआ है वो अपने जैसे 5, 7, 10, 20 ले ले है, फिर गांव में तो चंदा इकट्ठा कर ले है, फिर वो 1-2 प्रोग्राम करे है, फिर उस प्रोग्राम में ऐसा काम हो जाए है, अब तन्ने में उड़े कहते बिठाया, अखबार में मेरा नाम कहते नहीं आया, मेरा फोटो कहते नहीं आया, और तन्ने ये 32,000 रुपये दिए थे वो 200 रुपये कितने इन रोड़े होकर ने 5-4 महीने में वो आंदोलन भी हो ले है, क्रांति भी खत्म हो ले है। फिर नहीं सोचेंगे तो सारे खावे हैं, ये तो सारे यो काम करना है, चंदा लेना है, चंदा दीवी हो जाए फिर मैं, तो फिर भाई समाज का काम होगा दिक्कत। भाई सरकार में ठेका नहीं, अधिकारियों पे टाइम नहीं, मार तो रही इतनी फुर्सत नहीं, या अपन इतनी समझ नहीं, या हम इतने मतलब ऊपर है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे समाज का नाश हो जाओ, हमारे बालक कति सेफ रहोगे, अपन इतना बेरा है। मारे तो यह समझ मारी है कि भाई मेरा बालक तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक मेरे पड़ोस का ना हो, मेरे गांव का ना हो, पड़ोसी गांव का ना हो, और मेरा समाज का ना हो। क्योंकि मेरे भैया बात समझ में आ रही है कि मेरे पड़ोसी के बालक के हाथ में नशे का इंजेक्शन होगा, या बंदूक की गोली होगी, या उसका हाथ में बर्फी होगी, जो सी चीज होगी वही मिलेगी मेरे छोरे न दो। मेरे तो ये समझ में आई तो आप भड़क लेके लगड़े, लेकिन देखा कि हमारे आदमी तो न्यू बेरा है, अब बोला हम तो अपने बोला तू उड़े ना जाइए, अपा क्या करा अपने बालक तू उड़े ना जाइए, तू आड़े घर में रो। बनाया था वैसा ही ज्ञान भी मिलेगा, फिर वैसा ही समाज सामने भी आएगा, और वैसा ही फिर आका होगा, और फिर आप आके एक बात कह देंगे बड़ी बढ़िया सी, बोला जमाना बहुत खराब हो रहा है, लेकिन जमाने ने ठीक कौन करेगा, यो रोड़ा सबसे बड़ा है। लोगों के न्यू आ रही है, अब भाई ठीक तो करेगा कोई और बस हमने तो ठीक होया मिल जाओ बस। लेकिन सवाल सबसे बड़ा फिर वही आता है, किसी ने क्यों पड़ी है आपका गांव ठीक करने की, किसी ने क्या ठेका ले रखा है आपके बल का खातर करने का, कोई क्यों करेगा। चाहे गांव के सरपंच की ले लो ना, 4,000 रुपये तनख्वाह मिले उन्हें मान दे, साल का हो गया उसका 48,000, 5 साल में मिलेगा उन्हें लगभग 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया जिस सरपंच ने 5 साल में मिलना है, वो सरपंच 10-10 लाख रुपये 20-20 लाख रुपये खर्च करेगा अगर सरपंच के इलेक्शन में, तो आप गांव खातर के में करेगा के अब वो प्लान सेटिंग करेगा। यो तो कारण है कि आज जब सबसे गांव ने बेरा है कि सरकार उनके साथ षड्यंत्र रच रही है और उनके बालका के खेल खेल रही है, उस टाइम पे गांव का सरपंच आके नहीं आ रहा, क्योंकि गांव के सरपंच को 5 साल जो मड़ाई चटाई है, ये वो सरपंच बैठा के जो कह रखा है फालतू बोल रहा है तो जेल दे दी है, तो ये वो तारे बालका ले जा पीएचसी में बाजो भाई उड़े डॉक्टर आ रहा है, चलो लगवा लो चलो लगवा लो चलो लगवा लो, जो चल रहा है
तो जबकि उसने बेरा है किसका नुकसान है। तो इसीलिए जिसको आपने आगू बनाया, जिसको आपने आगू बनाया, चाहे वो मंडी एसोसिएशन के प्रधान हो, शहरा में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के प्रधान हो, चाहे फिर मैं आपके कमेटिया के प्रधान हो, चाहे मैं आपके लिए आवाज उठाने वाले आपके और कोई जितनी भी यूनियन बन रही है कर्मचारियों की, इनने सारी जगह अपने आदमी को उठा दिया सरकार ने और यूं कह दिया कि कर्मचारियों का समाज का तो सोबर ना तन्ने ठिका मिल जाएगा, तेरा धंधा नहीं खराब हो। तो प्रधान का धंधा नहीं चल रहा तो प्रधान क्यों उठाओगा भाई आपकी आवाज। जैसे अरे रुक जा, जैसे पिछले लॉकडाउन में क्या होया, रोहतक में थे, मैं डॉक्टर अजय बुलारा भाई एक बार शेयर कर दो इस वीडियो को, सबसे नीचे कुछ ग्रुपों में शेयर कर दो इसको, मैंने डॉक्टर साहब अभी इम्पोर्टेंट विषय आने वाला है, इसको शेयर करो। फर्जीवाड़ा तो घना चलेगा और किसानों से बात समझानी पड़ेगी और जो दुकानदार है समझानी पड़ेगी कि वो एक लॉकडाउन तक काम ना चल रहा, ये तो हो रहा हूँ तीसरा चौथा पांच में तो चलते रहेंगे, लाइफ टाइम का परमानेंट कर दिया इतना जुगाड़। तो डॉक्टर साहब कहने लगे फिर ये करा, मगर चल दुकानदार से बात करांगे और दुकानदार के कहेंगे फिर उस हिसाब से DC दौरे चलेंगे। तो हम गए जी, एक दुकानदार पूछा जी ठीक है ये लॉकडाउन, बोला ना जी कतिया धंधा चौपट हो गया। दूसरे से ही पूछा ठीक है, बोला ना। तीसरे से पूछा, बोला हाँ ले कुछ न कुछ तो है जी, पर क्या करा सरकार ने कर दिया। तो कल कुल मिला करके उन दुकानदारों का आउटपुट ये निकला, वो कहने लगे कि भाई अल्टीमेटली हमने ये सोचा कि लॉकडाउन बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए, मतलब कहने का मतलब, और हमारी दुकानें जो है वो प्रॉपर चलनी चाहिए जैसे पहले चला करती। तो हम कहने लगे भाई ठीक है चलो फिर अब चला फिर भाई DC तो रहा है। तो एक दुकानदार बोला डॉक्टर साहब साल तो पड़ा पर रोड़ा एक हो रहा है माँ के, अगर DC आया था SP गेला मिलकर मार्केट में, बोला फिर यो प्रधान हमारा भाजपा का था, यो ने बोला जी 5 बजे ना करो दुकान बंद, 6 बजे कर दो। तो मैं दुकान तो 5 बजे करना आई थी, सरकार खुद एसोसिएशन ने कह 6 बजे करवा ली। ओहो फिर सारी आवाज कौन उठाओगा भाई, क्योंकि भाई सभी साथियों से निवेदन है, एक बार ग्रुपों में कर दो इसको शेयर। अलग-अलग आदमी की आवाज अभी सरकार कुछ ग्रुपों में कुछ को शेयर जरूर करो, और उसका इंटरेस्ट भी क्योंकि पेज मतलब बड़ा संकट में है, स्ट्राइक आ चुकी है। आप लोग उसको शेयर करोगे तभी कुछ लोगों तक वीडियो पहुंचे। ईद जो होया लॉकडाउन लगा दिया, आप लोगों को कह दिया कि तुम जे या नहीं लुआओगे, जिसने EU कहे हैं तो थारे बालका ने कॉलेज में नहीं बढ़न देवांगे, हमने DC दफ्तर में नहीं बढ़न देवांगे, रोडवेज की बसा में नहीं चढ़न देवांगे, हमने कुछ काम नहीं कर देवांगे। तो भाई यूं सोच का आदमी सोचता है अब भाई सरकार कम्युनिटी में हमारे फायदे के लिए कर रही होगी, तो लोग बात जो है वो अपना शुरू हो गए, भाई काम नहीं कर देंगे, जो काम नहीं कर देंगे। लोगों ने क्यों नहीं सोचा है कि तारा शरीर थारा अपनी इज्जत है, शरीर न्यू किसे दी ना दिया कर दे, ना रुपये के बदले दिया कर दे, ना नौकरी के बदले दिया कर दे, ना किसी और चीज के बदले दिया कर दे। भाई शरीर न्यू थोड़ा सौंप दिया करे तो इसका जो मर्जी कर ले, जो मर्जी क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को सरकार के किसी नुमाइंदे ने ये बताया है कि आपको जो दिया जा रहा है उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। बताइए जी, बताया है? कुछ नहीं बताया। आपसे पूछा कि आपका कोई एलर्जी तो नहीं है या नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा। आपसे कुछ पूछा भी नहीं और आपसे कुछ बताया भी नहीं। होना क्या चाहिए था कायदे से? कायदे से ये होना चाहिए था कि बैठ भाई प्रधान, तेरी उम्र कितनी है? अगर मैं हूं जी 40 साल का, कदे आज तक तेरे कोई बीमारी तो नहीं हुई? अगर ना भाई हार्ट अटैक तो नहीं होया? कदे नहीं होया। एलर्जी तो नहीं कोई नहीं हुई? बुखार तो नहीं होया? अब होया है, अब होया है भाई। जब बुखार होया है जिंदगी में तो फिर तो यार नहीं ले सकता, क्योंकि कंपनी ने अपने ब्रोशर में लिख रखा है कि जिसके जिंदगी में एक बार भी बुखार होया हो वो नहीं ले सकता। इसने आप में से कोई है ऐसा जिसके जिंदगी में कभी एक बार भी बुखार ना होया हो? नहीं ना, यो कंपनी ने लिख रखा है। फिर सोचा भाई अच्छा और
इसके बाद चलो एक एकाध आदमी सा मिल गया जिसके ना कदे बुखार होया हो, ना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, ना इसके बाद आगे कोई और बच्चे का प्लान करा हो, या फिर प्रेग्नेंट भी ना हो कोई लेडी, तो फिर उन्हें कहा जी भाई ठीक है, एक काम करो फिर मैं तमने इस कंपनी का यो लगवान लग रहे हैं तारे सुई, और उसके बाद में इस जो यो लगेगा, इसके बाद में कंपनी ये कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं ना डॉक्टर की बात, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे बकायदा लिखा हुआ है और बड़े बड़े अक्षरों में फैक्ट शीट दे रखी है। यही कारण है कि जब हमने एम्स में डॉक्टरों से पूछा, जब हमने सरकार को मेल लिखी, जब हमने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखी कि भाई तभी कम से कम न्यू तो बता दो कि जय हमारा बड़का का लग गया, हमारा लग गया, तो इसके साइड इफेक्ट के हैं, तो सरकार ने और इन डायरेक्टर ने मारती उनका जवाब देने का मना कर दिया। न्यू बोले हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कंपनी ने और भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है, पब्लिक डोमेन में है यह खबर। हम गए पब्लिक डोमेन में सर्च करी, उड़ा तो लग रहा है, कंपनी ने बकायदा लिखकर बता रखा है कि अगर आप ये लेते हो तो आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो क्या क्या है कि आपके ईचिंग हो जाए, बगैर इसके कर दो, छोड़ दे, या फिर इस टाइप से कि कुछ भी हो सके है। मैंने एक बात बता दो, अगर सरकार के नुमाइंदों ने आपको ये बताया होता कि बोईगा फूल होता, लेकिन इन्हें धक्का कर रखा, बड़ी जो लड़ाई है वो यह है कि इन्हें धक्का कर रखा। आप कह रहे हो बोईगा फूल लाओ था, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अब ये आपके बच्चों को लगा रहे हैं 18 साल से कम उम्र के। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कुछ दे रहे हो तो क्या ये सही है या गलत है? और इस गलत के खिलाफ अपने को बोलना चाहिए कि चुपचाप खड़े रहना चाहिए, बोलना चाहिए और बोलेंगे। बड़ी बात यह है कि जो भी चीज हुई, समाज ने देखा कि सरकार क्या कर रही है। मैंने जब वो चंडीगढ़ के अंदर जब मेरी गिरफ्तारी हुई, उस टाइम पे मैं वहां उस अफसर के आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई मैंने धक्का मत करे, मेरे इससे दिक्कत हो गया है। और जो अपनी जितनी भी अपनी ये देखो इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी, सीआरपीसी, किसी में भी कोई धारा नहीं है कि मैंने अपना मुंह नहीं ढका तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा बढ़ता हो। मैंने उनसे न्यू कहा मेरा ऐसा चालान कर दे जिसमें मैं कोर्ट में भर लूं, या फिर तू एक काम कर ले कि मैंने गिरफ्तार कर ले इस बात के नाम पे। उसने मैं गिरफ्तार कर लिया, मैंने वह धक्का उठा के ले गए। आप तो मैं बताऊं कि जब मेरा पर्चा दर्ज होया तो उसमें कितने भी हो नहीं था, किसने मुंह नहीं ढक रखा था। उसमें था कि इसने सरकारी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया और उसने काम नहीं करने दे उठायो। मैंने जाके कहा था भाई वो तो देखी होगी आप में से किसी ने तो वीडियो। अच्छा, फिर उसमें एक धारा यह थी 188 186 जिसमें यह दिया होता है कि जिस टाइम पे कोई देश के अंदर आपदा आई हो उस टाइम अस्पताल में जाकर मरीजों के साथ छेड़छाड़ वाली 188। मैंने कौन से मरीज छेड़ दिए थे? यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये किस्से के ऊपर कुछ भी धारा ला सके हैं। अब देखना यो है कि जय इस बात से आप डरांगे